हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में जिसका नाम डिजिटल वेव है, जहां से आपको प्रोग्रामिंग के बारे में अच्छे कंसेप्ट जानने का मौका मिलता है। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे फंक्शन इन सी लैंग्वेज का पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के टाइप्स कितने होते हैं, किस तरह से हम फंक्शन को प्रोग्रामिंग में यूज़ में ले सकते हैं, किस तरह से हम उसे डिफाइन कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये सारे कंसेप्ट मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताए हैं। अगर आपने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है फंक्शन का, तो आप मेरे पार्ट 1 को जाकर ज़रूर देखें। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है और आई टैब पर भी आप क्लिक करके उस पर रिडायरेक्ट हो सकते हैं। तो फंक्शन इन सी लैंग्वेज के पार्ट 2 में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम फंक्शन को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। फंक्शन को प्रोग्रामिंग में यूज़ में लेने के भी डिफरेंट वेज होते हैं। तो उन डिफरेंट वेज को हम प्रोग्रामिंग में किस तरह से यूज़ में ले सकते हैं वो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने चारों टाइप्स यहाँ पर लिखे हैं, जो 4 टाइप्स फंक्शन को डिफाइन करने के लिए सी प्रोग्रामिंग में यूज़ में लिए जाते हैं। इसमें से फर्स्ट है टेक्स नथिंग रिटर्न्स नथिंग, टेक्स समथिंग रिटर्न्स नथिंग, टेक्स नथिंग रिटर्न समथिंग, टेक्स समथिंग रिटर्न समथिंग। अभी आपको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन जब मैं आपको ये कंसेप्ट प्रोग्रामिंग के थ्रू समझाऊंगा तो आपको ये बहुत ही इजी लगेगा और आप इजीली इसे अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको इसके एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाता हूँ कि ये जो डेफिनेशन के टाइप्स हैं ये क्या होते हैं और किस तरह से हम इसे प्रोग्रामिंग में यूज़ में ले सकते हैं। उसके लिए मुझे टर्बो सी पर स्विच होना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टेक्स नथिंग रिटर्न्स नथिंग टाइप का एग्जाम्पल लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे मेंशन कर देता हूँ, टेक्स नथिंग एंड रिटर्न्स नथिंग। तो इसका एग्जाम्पल हम लेकर यहाँ पर प्रोग्रामिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब कभी भी फंक्शन कोई भी टास्क परफॉर्म करता है तो उसको उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए कुछ डेटा की रिक्वायरमेंट होती है और ये डेटा उसे या तो हम डायरेक्टली सप्लाई करते हैं या फिर वो डेटा वो यूज़र से भी डिमांड कर सकता है। तो यहाँ पर अगर फंक्शन को किसी तरह का कोई डेटा दिया जाता है तो वो टेक्स समथिंग टाइप का होता है, और अगर फंक्शन को डेटा नहीं दिया जाता या उसे रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो वो फंक्शन टेक्स नथिंग टाइप का होता है। इसी तरह से जब फंक्शन अपना टास्क परफॉर्म कर लेता है तो अगर वो टास्क परफॉर्म करने के बाद कुछ वैल्यूज़ वापस रिटर्न करता है तो वो रिटर्न समथिंग टाइप का हो जाता है, और अगर वो किसी तरह की कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है तो वो रिटर्न नथिंग टाइप का हो जाता है। तो इस पूरे सिनेरियो को समझने के लिए मैं यहाँ पर एक सिंपल सा प्रोग्राम बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं हेडर फाइल्स लिख देता हूँ एंड देन मैं वॉइड मेन फंक्शन यहाँ पर लिखता हूँ। वॉइड हम यहाँ पर क्यों लिखते हैं ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब यहाँ पर हम जो फंक्शन बना रहे हैं वो टेक्स नथिंग एंड रिटर्न्स नथिंग टाइप का बना रहे हैं, और यहाँ पर जो एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं वो 2 नंबर को ऐड करने का एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेने वाले हैं। तो हम यहाँ पर जो कोडिंग करेंगे उससे हम 2 नंबर को ऐड करने की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर मैं सिंपल एक प्रोग्राम बना रहा हूँ जो कि फंक्शन को यूज़ में लेकर आपको आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो सबसे पहले मुझे एक फंक्शन क्रिएट करना होगा। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस प्रोग्राम में बताया कि सबसे पहले मुझे वो फंक्शन क्रिएट करना होगा जिसके थ्रू मैं 2 नंबर को ऐड कर सकूं। तो यहाँ पर मैं सिंपल एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ जिसमें 2 वेरिएबल मुझे यहाँ पर डिक्लेयर करने होंगे जिसमें वैल्यू मैं स्टोर कर सकूं, एंड जो 3rd वेरिएबल होगा उसमें मैं जो भी आउटपुट मेरा आएगा उसको स्टोर कर सकूं। तो इस फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पर सबसे पहले 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करता हूँ। जैसा आप सभी को पता है कि हमें 3 वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी अगर हम 2 नंबर के एडिशन को प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। देन मैं यहाँ पर यूज़र से वैल्यूज़ इनपुट करने के लिए एक मैसेज प्रिंट कराता हूँ A एंड B, और उन वैल्यूज़ को रीड कराने के लिए मैं स्कैनफ फंक्शन का यूज़ में लेता हूँ। यहाँ पर मैं %d फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ में लेता हूँ
और सिंपल यहाँ पर एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर देता हूँ। एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद मैं इस C की वैल्यू को यहीं पर प्रिंट कर दूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखा है और इस ब्लॉक ऑफ कोड का जो रिजल्ट है वो हमें पता है कि मैं A और B में यूज़र से कोई भी वैल्यू लेता हूँ, उस वैल्यू को वो ऐड करके C में स्टोर करेगा और हमें अपना रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। क्लियर? तो इस तरह से मैंने एक प्रोग्राम बनाया है। अब इस ऐड फंक्शन को यूज़ में लेने के लिए मुझे मेन फंक्शन यहाँ पर बनाना होगा और मेन फंक्शन में जाके मुझे इस फंक्शन को कॉल करना होगा। मैं आपको प्रीवियस वीडियो में या प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ कि किसी भी फंक्शन को कैसे कॉल किया जाता है, किसी फंक्शन को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने जो ये नीचे फंक्शन लिखा है, ये इसे हम फंक्शन डेफिनेशन बोलते हैं। ये मैंने फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पर दी है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फंक्शन डेफिनेशन। और यहाँ पर मैंने फंक्शन को कॉल किया है, तो मैं यहाँ पर फंक्शन कॉल लिख देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर सिंपल गेट ch फंक्शन यूज़ में लेता हूँ और यहाँ पर clr फंक्शन यूज़ में लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पर मैं इसमें कुछ चेंजेस करता हूँ। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब कभी भी आपको फंक्शन की डेफिनेशन देनी होती है तो उस डेफिनेशन के देने के टाइम पे हमें उसका सिंटैक्स किस तरह से यूज़ में लेना होता है। तो यहाँ पर जो फंक्शन का टाइप है वो टेक्स नथिंग और रिटर्न्स नथिंग टाइप का है। तो यहाँ इस ऐड फंक्शन जो कि मैंने नेम दिया है फंक्शन को, इस फंक्शन के नेम से पहले मैं यहाँ पर क्या अप्लाई करूँगा, रिटर्न टाइप अप्लाई करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये फंक्शन हमारा रिटर्न्स नथिंग टाइप का है, इसीलिए हम यहाँ पर वॉइड अप्लाई कर देंगे, जिससे कि कंपाइलर को हम ये बता सकें कि ये जो फंक्शन की डेफिनेशन हम यहाँ पर दे रहे हैं, ये फंक्शन किसी भी तरह की कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करने वाला है। जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि किसी भी फंक्शन को ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर ये जो ऐड फंक्शन है, ये डेटा कहाँ से ले सकता है, या तो इस ऐड फंक्शन की बॉडी में ही हम यूज़र से डेटा इनपुट करवाएं, जैसा कि हम यहाँ पर करवा रहे हैं। लेकिन अगर यही डेटा जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो हम यहाँ पर ना लेके इस मेन फंक्शन से रिसीव करते हैं, या ये मेन फंक्शन इस ऐड फंक्शन को वैल्यूज प्रोवाइड करता है, तो ये ऐड फंक्शन रिटर्न समथिंग टाइप का फंक्शन होता है। ऐड फंक्शन को अगर किसी तरह का कोई भी डेटा मेन फंक्शन से प्रोवाइड किया जाता है तो ये ऐड फंक्शन रिटर्न समथिंग टाइप का फंक्शन होता है। आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा कि रिटर्न समथिंग टाइप के फंक्शंस को किस तरह से यूज में लिया जाता है, किस तरह से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रिटर्न्स नथिंग टाइप का फंक्शन यूज में ले रहे हैं, इसीलिए जो इसका पैरेंथेसिस है, ये जो स्मॉल ब्रैकेट मैंने यहाँ पर बनाया है, ये यहाँ पर मैंने एम्प्टी रखा है, क्योंकि मैं ऐड फंक्शन के अंदर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मैं डेटा मेन फंक्शन से या किसी और फंक्शन से रिसीव नहीं कर रहा हूँ। ऐड फंक्शन की बॉडी के अंदर ही मैं यहाँ पर डेटा यूजर से ले रहा हूँ, इसीलिए ये रिटर्न्स नथिंग टाइप का फंक्शन है। तो अब एक बार और मैं आपको इसे पूरी तरह से समझा देता हूँ। तो जब कभी भी मैं टेक्स नथिंग या रिटर्न्स नथिंग टाइप का फंक्शन क्रिएट करता हूँ तो मुझे यूज़र से किसी भी तरह की कोई भी वैल्यू लेनी नहीं होती है। अगर मैं यूज़र से किसी भी तरह की कोई वैल्यू लेता हूँ तो वो टेक्स समथिंग टाइप का फंक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर हमने जो ये फंक्शन बनाया है वो टेक्स नथिंग रिटर्न्स नथिंग टाइप का है। आप इसे कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप जो डेफिनेशन यहाँ पर फंक्शन को दे रहे हैं, इस डेफिनेशन को देखकर ही आप ये बता सकते हैं कि ये फंक्शन किस टाइप का है। यहाँ मैंने फंक्शन का नेम लिखा है, उससे पहले मैंने यहाँ पर फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखा है, और यहाँ पैरेंथेसिस में आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि सिंटैक्स में हम आर्ग्यूमेंट्स लिखते हैं। तो ये आर्ग्यूमेंट्स वो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जो कि हम किसी पर्टिकुलर दूसरे फंक्शन से इस फंक्शन में रिसीव करते हैं। अगर ऐड फंक्शन को किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए किसी तरह के डेटा की रिक्वायरमेंट होती है
तो वो जो आर्ग्यूमेंट रिसीव करता है वो इस पैरेंथेसिस के अंदर ही करता है। आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू डेटा दूसरे फंक्शन से रिसीव करते हैं। अभी के लिए आप सिर्फ ये जान लीजिए कि अगर ये पैरेंथेसिस या ये स्मॉल ब्रैकेट एम्प्टी होता है तो ये फंक्शन किसी भी तरह की कोई भी वैल्यू किसी से डिमांड नहीं कर रहा है, इसीलिए हम इसे टेक्स नथिंग टाइप का बोलते हैं। इसके बाद अगर हम फंक्शन के पहले वॉइड अप्लाई कर रहे हैं या वॉइड लिख रहे हैं, इसका मतलब ये फंक्शन किसी भी तरह की कोई भी वैल्यू भी रिटर्न नहीं करने वाला है। मैंने आपको बताया था कि मेन फंक्शन के अंदर हम वॉइड मेन लिख देते हैं, तो हम कंपाइलर को ये बता देते हैं कि मेन फंक्शन किसी भी तरह की कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। तो इसी तरह से जब किसी भी पर्टिकुलर यूजर डिफाइंड फंक्शन के पहले अगर हम वॉइड अप्लाई करते हैं तो ये कंपाइलर को बता देता है कि ये जो ऐड फंक्शन है किसी भी तरह की कोई भी वैल्यू वापस मेन फंक्शन को या किसी और फंक्शन को रिटर्न नहीं करने वाला है। अगर यहाँ पर ये किसी तरह की कोई वैल्यू रिटर्न करता तो हमें उसका रिटर्न टाइप यहाँ पर देना होता। मैंने आपको सिंटैक्स में बताया है कि किसी भी फंक्शन को डिफाइन करते समय सबसे पहले उसका रिटर्न टाइप, उसके बाद उसका नेम और ब्रैकेट में किसी तरह के आर्ग्यूमेंट अगर वो रिसीव कर रहा है तो उनका टाइप हमें यहाँ पर देना होता है। अब यहाँ पर ये फंक्शन टेक्स नथिंग एंड रिटर्न्स नथिंग टाइप का है, इसीलिए हमने यहाँ पर ये वॉइड लिख दिया है। वॉइड एक डेटा टाइप होता है जो कि इंडिकेट करता है एम्प्टी को, मतलब आपका फंक्शन किसी भी तरह की कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। और अगर हम यहाँ पर टेक्स नथिंग और रिटर्न्स नथिंग, अगर यहाँ पर हम रिटर्न्स नथिंग टाइप का फंक्शन बना रहे हैं तो यहाँ पर हम किसी भी तरह का कोई रिटर्न कीवर्ड भी यूज में नहीं लेंगे। हम यहाँ पर रिटर्न समथिंग टाइप का फंक्शन बनाते तो यहाँ पर हम रिटर्न कीवर्ड का भी यूज में लेते। तो अब मैं इस प्रोग्राम को एक बार रन करके देखता हूँ। रन करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जब कभी भी आप किसी वेरिएबल को यूज में लेते हैं या कोई भी ऐसा वर्ड जो कि कंपाइलर को उसके बारे में पता नहीं है, वो अगर आप प्रोग्राम में यूज में ले रहे हैं तो आपको उसे डिक्लेयर करना होता है। जैसा आपने इन वेरिएबल्स को यहाँ पर यूज में लेने से पहले डिक्लेयर किया है, इसी तरह से जो ये यूजर डिफाइंड फंक्शन आपने यहाँ पर बनाया है, इसको यूज में लेने से पहले आपको डिक्लेयर करना होता है। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि फंक्शन को हम दो तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं। एक मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर भी हम उसे डिक्लेयर कर सकते हैं और एक मेन फंक्शन की बॉडी के बाहर भी हम उसे डिक्लेयर कर सकते हैं। प्री डिफाइंड जो फंक्शंस होते हैं उनके लिए हम हेडर फाइल्स यूज में लेते हैं। हेडर फाइल्स के अंदर प्री डिफाइंड फंक्शंस का डिक्लेरेशन होता है, इसीलिए इन्हें डिक्लेयर या डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये पहले से ही हमारी लाइब्रेरी में डिफाइन किए हुए होते हैं। हेडर फाइल लिखने मात्र से इनका डिक्लेरेशन ऑटोमेटिक हो जाता है। फंक्शन का डिक्लेरेशन इसलिए ज़रूरी है कि हमें कंपाइलर को बताना होता है कि हम किसी यूज़र डिफाइंड फंक्शन को यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं या यूज़ में लेने वाले हैं। टर्बो सी के अंदर डिक्लेरेशन कंपाइलर टू कंपाइलर डिपेंड करता है। कई कंपाइलर अगर हम प्रोग्राम में डिक्लेरेशन ना करें तो भी उस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं और ऑटोमेटिक उस डेफिनेशन को ही उसका डिक्लेरेशन मान लेते हैं। कई कंपाइलर ऑटोमेटिकली डिक्लेरेशन रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, इसीलिए सेफ साइड के लिए हमें सी प्रोग्रामिंग में फंक्शन को हमेशा डिक्लेयर करना होता है। तो डिक्लेरेशन करते समय हमें सबसे पहले फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखना होता है, फिर फंक्शन का नेम लिखना होता है और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर अगर आप किसी भी तरह के कोई भी वैल्यूज़ पास कर रहे हैं या किसी भी तरह का टेक समथिंग टाइप का फंक्शन अगर आप डिक्लेयर कर रहे हैं या डिफाइन कर रहे हैं तो आपको किस टाइप की वैल्यू आप उस फंक्शन को सेंड कर रहे हैं वो टाइप आपको यहाँ पर लिखना होता है। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आर्ग्यूमेंट्स को हम फंक्शन की बॉडी में किस तरह से रिसीव और सेंड करते हैं। तो यहाँ पर टेक्स नथिंग और रिटर्न्स नथिंग टाइप के फंक्शन का डिक्लेरेशन हम इस तरह से करेंगे। ये जो डिक्लेरेशन मैंने यहाँ पर किया है इसे हम ग्लोबल डिक्लेरेशन कहते हैं। यही डिक्लेरेशन मैं अगर मेन फंक्शन की बॉडी में करता तो इसे मैं लोकल डिक्लेरेशन कहता। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? अगर मैं इस ऐड फंक्शन को मेन फंक्शन की बॉडी के बाहर डिक्लेयर करता हूं तो ये ग्लोबली डिक्लेयर होता है, मतलब इस मेन फंक्शन के अलावा भी इस ऐड फंक्शन को कोई दूसरा फंक्शन इस प्रोग्राम में कॉल कर सकता है। लेकिन
अगर मैं यहाँ पर इस ऐड फंक्शन को मेन फंक्शन की बॉडी में डिक्लेयर करता हूँ तो सिर्फ मेन फंक्शन ही इस ऐड फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर सकता है। तो इस प्रोग्राम में आप सिंपल देख सकते हैं कि मैंने एक टेक्स्ट नथिंग रिटर्न्स नथिंग टाइप का फंक्शन क्रिएट किया है और उसे मेन फंक्शन की बॉडी में कॉल किया है और उसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख दी है। ये फंक्शन किसी भी तरह की कोई भी वैल्यूज मेन फंक्शन से रिसीव नहीं कर रहा है। अब मैं इस प्रोग्राम को एक बार कंपाइल करके देख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसे कंपाइल करता हूँ। यहाँ पर ये किसी भी तरह की कोई भी एरर नहीं दे रहा है। मैं इसे रन करता हूँ और रन करने के बाद मैंने यहाँ पर वैल्यू दी 11 एंड 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर 13 आ गया है। तो इस तरह से टेक्स्ट नथिंग रिटर्न्स नथिंग टाइप का हमने फंक्शन यहाँ पर डिक्लेयर कर लिया है। अब इसके बाद जो सेकंड टाइप आता है वो आता है टेक समथिंग एंड रिटर्न्स नथिंग। इसी प्रोग्राम के अंदर मैं कुछ चेंजेस करके इस एग्जांपल को आपको समझाऊंगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब कभी भी टेक्स नथिंग या टेक समथिंग आता है तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के अंदर हमें दो पार्ट देखने को मिलते हैं, टेक समथिंग एंड रिटर्न्स नथिंग। तो टेक समथिंग है वो फंक्शन के इस ब्रैकेट वाले हिस्से को इंडिकेट करता है। अगर आप किसी भी फंक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू रिसीव कर रहे हैं तो उस फंक्शन की वैल्यूज़ को आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो यहाँ पर जब मैं टेक समथिंग टाइप की वैल्यूज़ ले रहा हूँ तो यहाँ मैं 2 नंबर का एडिशन कर रहा हूँ। तो मैं डिक्लेरेशन के समय पर ही कंपाइलर को ये बता दूंगा कि मैं किस टाइप का डेटा यहाँ पर मेन फंक्शन से रिसीव करने वाला हूँ। अगर आप यहाँ पर किसी भी तरह का कोई डेटा नहीं ले रहे हैं तो आप यहाँ पर सिंपल वॉइड भी लिख सकते हैं जो कि टेक्स्ट नथिंग टाइप को इंडिकेट करता है। लेकिन मैं यहाँ पर टेक समथिंग टाइप का प्रोग्राम क्रिएट करने वाला हूँ या फंक्शन क्रिएट करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर जो भी डेटा रिसीव करने वाला हूँ उसका टाइप यहाँ पर लिख दूंगा। अगर मैं यहाँ पर 2 बार इंटीजर लिख रहा हूँ, इसका मतलब मैं किसी दूसरे फंक्शन से ऐड फंक्शन में 2 वैल्यूज रिसीव करने वाला हूँ। तो ये डिक्लेरेशन, ये पार्ट डिक्लेरेशन का हो गया। इस डिक्लेरेशन को देखते ही कंपाइलर ये समझ जाएगा कंपाइल टाइम पर कि हम एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन को प्रोग्राम में यूज़ में लेने वाले हैं, उसका नाम ऐड है और वो किसी भी तरह की कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करने वाला है क्योंकि हमने यहाँ पर वॉइड रिटर्न टाइप दिया है, लेकिन वो टेक समथिंग टाइप का है। इट मीन्स कि वो किसी ना किसी तरह की कोई वैल्यू आपके मेन फंक्शन से लेगा। तो जब कभी भी फंक्शन टेक समथिंग टाइप का होता है तो हम फंक्शन की बॉडी के अंदर प्रिंटफ और स्कैनफ स्टेटमेंट यूज में नहीं लेंगे। वो हम किस सेंस में नहीं लेंगे, मतलब हमें यूजर से किसी भी तरह का कोई भी डेटा नहीं लेना है। यहाँ पर हम यूजर से डेटा ले रहे थे जिसमें हम टेक्स नथिंग और रिटर्न्स नथिंग के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर हम टेक समथिंग रिटर्न्स नथिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम यूजर से डेटा ना लेकर मेन फंक्शन से डेटा रिसीव करेंगे। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट है मैं यहाँ पर मेन फंक्शन में ऐड करूंगा और मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर ही मुझे यहाँ पर वेरिएबल्स डिक्लेयर करने होंगे। तो मैं यहाँ पर इंटीजर x एंड y नाम से 2 वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ और यूज़र से मेन फंक्शन के अंदर 2 वैल्यूज़ की डिमांड करता हूँ। तो यहाँ पर मैं सिंपल एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, एंटर द वैल्यू ऑफ x एंड y और इन वैल्यूज़ को स्कैनफ फंक्शन के थ्रू मैं रीड करवा लेता हूँ। अब यहाँ पर 2 वैल्यूज़ मैं यूज़र से इनपुट करवा रहा हूँ और अब इन दोनों वैल्यूज़ को मुझे ऐड फंक्शन को सेंड करनी है। तो अब आप एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में वैल्यूज़ किस तरह से पास करते हैं ये कंसेप्ट भी आप यहाँ पर समझेंगे। अभी तक हमने ऐसा कंसेप्ट नहीं देखा था जिसमें हम एक फंक्शन से दूसरे फंक्शंस में वैल्यूज़ पास कर रहे हों। तो यहाँ पर हम इस ऐड फंक्शन के अंदर वैल्यूज़ पास करेंगे और ये वैल्यूज़ कौन देगा, मेन फंक्शन देगा। जब कभी भी कोई वैल्यूज़ पास करनी है तो फंक्शन को कॉल करते समय हमें उन वेरिएबल्स को यहाँ पर
लिख देना है। अब यहाँ पर मैंने x और y को यूज़ में लिया है, तो x और y के अंदर मान लेते हैं कि यूज़र 10 और 20 वैल्यू इनपुट करता है। तो यहाँ पर x के अंदर 10 है एंड y के अंदर 20 है। तो ये दो वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर यूज़र से इनपुट कराई है। अब ये दोनों वैल्यूज़ मुझे ऐड फंक्शन को पास करनी है। अब यहाँ पर एक और कंसेप्ट हमें समझना है, एक और मेन इंपॉर्टेंट रूल सी प्रोग्रामिंग में फंक्शन में हम यूज़ में लेते हैं। वो रूल क्या होता है, यहाँ पर x और y के अंदर 10 और 20 वैल्यू हमने इनपुट करी है। अब यही 10 और 20 वैल्यू मुझे ऐड फंक्शन को देनी है और ऐड फंक्शन इन वैल्यूज़ के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ये a b c जो तीन वेरिएबल मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किए हैं, मैं इनमें से दो वेरिएबल्स को निकाल देता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर x और y को डिक्लेयर किया है और उनके अंदर यूज़र से वैल्यूज़ इनपुट करवा लिए। यूज़र से वैल्यूज़ इनपुट कराने के बाद मैं उसे ऐड फंक्शन को पास करने वाला हूँ। तो जब मैं ऐड फंक्शन के अंदर वैल्यूज़ पास करूँगा तो x और y वेरिएबल्स को मैं डायरेक्टली दूसरे फंक्शन में या ऐड फंक्शन में यूज़ में नहीं ले सकता हूँ। सी प्रोग्रामिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन में किसी वेरिएबल को यूज़ में लेते हैं जो कि लोकली डिक्लेयर किए हुए हैं, मतलब मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर ही डिक्लेयर किए हुए हैं, तो आप उन्हें दूसरे फंक्शन की बॉडी में यूज़ में नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर x और y को हम डायरेक्टली ऐड फंक्शन के अंदर यूज़ में नहीं ले सकते हैं। अगर हम इन्हें यूज़ में नहीं ले सकते हैं तो x और y की जो वैल्यूज़ 10 और 20 है उन्हें हम कैसे ऐड फंक्शन में रिसीव करेंगे और कैसे उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर ऐड फंक्शन में स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमें कुछ और वेरिएबल्स डिक्लेयर करने होंगे जो कि इस x और y वेरिएबल्स की वैल्यू को यहाँ पर रिसीव कर सके। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आप x और y को तो ऐड फंक्शन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, लेकिन जो x के अंदर वैल्यू है 10 और 20 उसको आप ऐड फंक्शन को ज़रूर पास कर सकते हो। तो इसको पास करने के लिए आपको सिंपल यहाँ पर दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करने होंगे, इंटीजर a एंड इंटीजर b। अब यहाँ पर आप जो ये वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं इनको आप इस तरह से डिक्लेयर नहीं कर सकते जैसा कि आप नॉर्मली डिक्लेयर करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इंटीजर a और b लिख दिया, तो इस तरह से आप इसे डिक्लेयर नहीं कर सकते, आपको इन्हें अलग अलग तौर पर ही डिक्लेरेशन करना होगा। यहाँ पर आप इन ब्रैकेट्स के अंदर जब ये वेरिएबल्स लिख देंगे तो जो भी वैल्यूज़ यहाँ कॉल करते समय आप पास कर रहे हैं वो वैल्यूज़ ये a और b रिसीव करेंगे। मान लेते हैं अगर आप यहाँ पर ये printf और scanf फंक्शन यूज़ में नहीं ले रहे हैं मेन फंक्शन की बॉडी में, तो अगर आप यूज़र से किसी भी तरह की कोई वैल्यू नहीं ले रहे हैं तो यहाँ पर आप x और y लिखने की जगह डायरेक्ट x की जगह 10 और y की जगह 20 अगर लिखते हैं तो ये 10 और जो 20 वैल्यू है वो a और b में रिसीव की जाएगी। यहाँ पर आप डायरेक्टली वैल्यूज़ भी पास कर सकते हो। तो फंक्शन को कॉल करते समय अगर आप किसी भी तरह की कोई भी वैल्यू पास करते हो तो वो वैल्यूज़ फंक्शन के थ्रू उसकी डेफिनेशन में जो भी आर्ग्यूमेंट्स आप लिखेंगे उन आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू वो रिसीव कर ली जाएगी। तो यहाँ पर अभी के लिए मैं y और x को फिर से लिख देता हूँ क्योंकि हम इन्हें ही यूज़ में ले रहे हैं। कहने का मतलब अगर आप मेन फंक्शन में यूज़र से वैल्यूज़ ना लेना चाहें और डायरेक्टली अगर आप डेटा इनपुट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पर आप कांस्टेंट वैल्यूज़ भी ऐड कर सकते हैं, वो वैल्यूज़ भी यहाँ पर a और b के अंदर रिसीव हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप a और b के अंदर ये 10 और 20 वैल्यू को x और y के थ्रू रिसीव कर सकते हैं। तो फंक्शन को कॉल करते समय अगर हम यहाँ पर सिंपल वेरिएबल्स के थ्रू वैल्यूज़ पास कर रहे हैं तो उसे हम कॉल बाय वैल्यू कहते हैं। और अगर यहाँ पर x और y की जगह हम एड्रेस पास करेंगे या फिर हम कह सकते हैं एड्रेस ऑफ x और एड्रेस ऑफ y लिखेंगे एड्रेस ऑपरेटर के साथ, तो उसे हम कॉल बाय एड्रेस कहेंगे। ये कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय एड्रेस का कंसेप्ट आपको आने वाली वीडियोस में मैं बताने वाला हूँ। पॉइंटर चैप्टर के अंदर आपको ये
अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको एड्रेस के बारे में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करूँगा। तो यहाँ पर अभी आप ये समझ लीजिए कि ऑर्डिनरी वेरिएबल्स को अगर हम फंक्शन के अंदर पास करते हैं तो उन्हें हम कॉल बाय वैल्यू कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से टेक समथिंग एंड रिटर्न्स नथिंग टाइप का एक फंक्शन आपको क्रिएट करके दिखाया है, जिसमें मैंने वैल्यूज़ मेन फंक्शन से ऐड फंक्शन को पास की है। तो फंक्शन किस टाइप का आपने डिफाइन किया है उसको आप उसके डिक्लेरेशन के थ्रू ही रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अगर आप रिटर्न टाइप में वॉइड लिख रहे हैं, इसका मतलब आपका जो फंक्शन है वो किसी भी तरह की कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करने वाला है, इसलिए वो रिटर्न नथिंग टाइप का है। और अगर आप डिक्लेरेशन के समय पर आप कुछ डेटा टाइप जो कि ये डिनोट करते हैं कि वो किस टाइप की वैल्यूज रिसीव करने वाला है वो लिख रहे हैं, तो ये फंक्शन किसी ना किसी तरह की वैल्यू रिसीव करने वाला है। अगर आप यहाँ पर इंटीजर की जगह वॉइड लिखते तो इसका मतलब ये होता कि आपका जो ऐड फंक्शन है वो किसी भी तरह की कोई भी वैल्यू रिसीव नहीं करेगा। फंक्शन को कॉल करते समय जब आप कोई आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो वो आर्ग्यूमेंट्स एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स कहलाते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। क्वेश्चन पेपर्स में कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स एंड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। तो फंक्शन को कॉल करते समय जो भी आर्ग्यूमेंट्स आप पास कर रहे हैं उन आर्ग्यूमेंट्स को हम एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं, और फंक्शन को डिफाइन करते समय आप जो भी आर्ग्यूमेंट्स ब्रैकेट में लिख रहे हैं उन आर्ग्यूमेंट्स को हम फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पर ऐड फंक्शन x और y के थ्रू सेंड की हुई वैल्यू को a और b में रिसीव कर लेता है, और ऐड फंक्शन उस वैल्यूज का जो आउटपुट आया है उसे रिटर्न नहीं करता है और खुद ही उसका ऑपरेशन परफॉर्म करके उसे प्रिंट कर देता है। तो मैं यहाँ पर इस प्रोग्राम को रन करा के देखता हूँ। यहाँ पर ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है और अब रन भी हो गया है। यहाँ पर मैंने 11 डाला एंड 4, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपल आंसर आपका आ गया है। तो आई होप कि आप लोगों को ये टेक समथिंग रिटर्न्स नथिंग एंड टेक्स नथिंग रिटर्न्स नथिंग का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको इन दोनों कंसेप्ट में या फंक्शन के किसी भी तरह के कंसेप्ट में कोई इशू हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, और आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फेसबुक पर हम लगातार टेक्निकल्स क्विज वगैरह ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, तो उनको ज्वाइन करने के लिए आप हमारा फेसबुक पेज देख सकते हैं। और किसी भी तरह का कोई भी अपडेशन होता है तो हम फेसबुक पेज पे सबसे पहले करते हैं। तो हमारे साथ अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।